यूपीएससी की परीक्षा हो और उसमें पॉलिटी से जुड़े सवाल न पूछे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल पॉलिटी के सवालों की संख्या ठीक ठाक रहती है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पॉलिटी आपकी मजबूत हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस का पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम हर हफ्ते आता है, जिसमें बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई खबरों पर हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं कुछ खबरों के बारे में जो बीते एक सप्ताह में पॉलिटी की थी, और उसमें स्टैटिक जो जानकारी है जो आपके लिए जरूरी है, जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है, उस पर चर्चा करेंगे। खबरें कौन सी हैं? भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर के एक खबर है। दूसरी है आर्टिकल 143(1) राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस जो 52 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं उनके बारे में हम जानेंगे। बात ये नहीं है कि कौन बने, बात ये है कैसे बने, बात ये है कि क्या प्रोसेस था आखिर, और अगर उन्हें उनके पद से हटाना है तो क्या उसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए सारी बातों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये देखिए, भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर के एक आंकड़ों के आधार पर यह समझ में आया कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.68 लाख लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि प्रति लाख आबादी में 12.52 मौतें हुई। बड़ी बात यह थी कि यह दुनिया के जो बड़े देश हैं, बड़े देश मतलब कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ठीक ठाक अच्छे देश हैं, लेकिन हम देखें तो क्षेत्रफल में बहुत बड़े नहीं है, आबादी में बड़े नहीं है। जापान और यूके 2.5 गुना इनकी दर है, यानी कि इससे 2.5 गुना ज्यादा दर है यहाँ पे भारत में। इसका मतलब हादसे ज्यादा होते हैं तो दो वजह से हो सकते हैं, या तो लापरवाही ज्यादा हो रही हो, या तो हमारे जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे हमने सेट नहीं कर पाए, या सेट किए हैं तो हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि अगर देश में दुर्घटना की वजह से नुकसान हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में, तो 33% का है सड़क दुर्घटनाओं की वजह से। आप सोचिए कि भारत की जीडीपी अगर 100 रुपए की है और उसमें 3 रुपए का नुकसान हमें होता है, 3% का, तो काफी बड़ा है। फिर उसके बाद यह समझने वाली बात है कि यहाँ पे सड़क सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे जीवन से जुड़ी है, और जहाँ जीवन की बात आती है वहां फंडामेंटल राइट की बात है, और जहां फंडामेंटल राइट की बात होती है तो आर्टिकल 21 की बात आ जाती है। आर्टिकल 21 में बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन का अधिकार इसके अंतर्गत है। अगर जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है तो ये बात स्पष्ट है कि नागरिकों को जो भी सार्वजनिक स्थान है, यानी कि जो सड़क है, रास्ते हैं, पुल हैं, वहां पर जो यात्री हैं, पैदल चलने वाले हैं, साइकिल चालक हैं, ड्राइवर हैं, उन सभी की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके, ये उनके लिए एक फंडामेंटल राइट की तरह है। तो इसके लिए प्रयास करने होंगे, सही व्यवस्था दुरुस्त रखनी होगी, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रास्ता हो। अब यहाँ पे सड़क सुरक्षा को लेकर एक मानवाधिकार और सार्वजनिक भलाई के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि दुनिया का हर एक इंसान अपने घर से बाहर तो निकलता ही, और बाहर निकलेगा तो कहाँ आएगा, सड़क पे आएगा। तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसकी जिम्मेदारी एक तो उसके खुद की है, दूसरी बाहर बाकी लोगों की। तो चलिए नीतिगत प्रयास और सरकार इस पे क्या कोई पहल करती है? तो सरकार बहुत सारे जागरूकता अभियान लेकर आती है। सरकार यहां तक कि अगर हम देखें तो दंड भी देती है, जिसको हम कहते हैं जुर्माना, गलती करने पर, जिससे आप आगे गलती ना करें, और बहुत कुछ है। सरकार देखिए 5,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स को सुधार पकड़ चुकी है और उसको सुधार चुकी है। ब्लैक स्पॉट्स का मतलब एक ऐसे स्थान होते हैं कई जगहों पे जहां फिक्स होते हैं कि यहीं पे एक्सीडेंट होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हर बार निर्मित होती हैं कि एक्सीडेंट वहीं पे होते हैं, बहुत से ऐसे स्थान। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अनावश्यक गति से चलते हैं, लोगों को कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो कैमरे होने चाहिए, पता होना चाहिए कि आप कैमरे की नजर में। देखिए कहीं भी कैमरा लगा रहता है तो लिखा रहता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। फिर उसके बाद बात आती है, ये कैमरे से उन्हें देखा जा सकेगा, मॉनिटर किया जा सकेगा, उनकी स्पीड नियंत्रित रहेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी गतिविधि होती है असुरक्षा की तो उसे समझा जा सकेगा, सुधारा जा सकेगा, अगर उसे हम देख सकें। फिर उसके बाद ड्राइवर के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की जाने की योजना है। इसके अलावा जो फुटपाथ है, साइकिल लेन है, धीमी गति वाले क्षेत्र हैं, उन सबको सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी कि ये सुनिश्चित रहता है हर रोड पे कि हर रोड पे फुटपाथ भी हो। पूरी रोड आप ऐसी नहीं देखेंगे कि एकदम किनारे तक भरी पड़ी है, एकदम आगे सबसे किनारे अगर कोई किसी का घर है, किसी की दुकान है, तो वहां तक गाड़ी कोई चला दे, वो जगह दी जाती है, तो व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी उसमें सुधार की और जरूरत है, सरकार और भी प्रयास कर रही है।
अगर आप चाहें तो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं सरकार ने रोड सुरक्षा के लिए कौन से बड़े उपाय किए हैं। लेकिन चलिए आ जाते हैं हमारी दूसरी खबर पे। दूसरी खबर क्या है कि अभी हाल ही में भारत के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। चीफ जस्टिस कौन है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। हो सकता है आपने ये नाम पहली बार सुना हो, भूषण रामकृष्ण गवई। पहली बार इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है इसके पहले आपने नाम सुना हो शॉर्ट में बी आर गवई। तो बी आर गवई ही है भूषण रामकृष्ण गवई। अब बात यह आ जाती है कि इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई दलित राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, लेकिन जब कोई दलित मुख्य न्यायाधीश बना है भारत का, दूसरी बार ऐसा हुआ। पहली बार 2007 में हुआ था। 2007 में देखिए केजी बालाकृष्णन थे। तो केजी बालाकृष्णन के बाद दूसरे व्यक्ति बने बी आर गवई, जो दलित हैं और मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं न्यायालय, इसीलिए कह दिया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत 1950 में हुई। तो ये बात स्पष्ट है, अनुच्छेद 124(1) के तहत 1950 में हुई। कोई डाउट है इस पे? नहीं। यहां पे बात स्पष्ट रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो बातें कही गई हैं कि इसकी स्थापना अगर इस संविधान के अनुरूप हुई है, तो संविधान के अनुरूप अगर किसी की स्थापना हो रही तो संविधान लागू होने के पहले तो होगी नहीं। इसी वजह से 1950 में इसकी स्थापना की बात कही जाती है। अब आगे आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हम देखें तो काफी ज्यादा हुई है। देखिए मुख्य न्यायाधीश हर समय एक ही रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश अलग अलग रहे हैं। अगर हम देखें तो शुरुआत में 1+7 थे, यानी कि 8 थे। आज की डेट में कितने हैं? 1+33 है, यानी कि 34 है। क्यों? क्योंकि काम का दबाव भी तो बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि भी तो हो रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हम बन चुके हैं, मामले भी आ रहे हैं कोर्ट में। वरिष्ठता सिद्धांत का इतिहास और उल्लंघन, देखिए ये हमें समझना जरूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, की नियुक्ति होती है तो उसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि जो वरिष्ठ हैं जज, वो मुख्य न्यायाधीश बने। यानी सुप्रीम कोर्ट में देखिए मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 और बचे हैं। अब जो जज हैं चीफ जस्टिस, वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनके रिटायर होने के 1 महीने पहले एक एमओपी आएगा। एमओपी हो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। उसके तहत कानून मंत्री पूछेंगे चीफ जस्टिस से कि बताइए अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। अब चीफ जस्टिस इस पे अपना सिफारिश करेंगे और बताएंगे कि ये, वो सिफारिश कैसे होती है वो अपने आधार पर भी देखते हैं, और इसके अलावा साथ में वो क्या करते हैं, कॉलेजियम से भी। कॉलेजियम मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस और उनके अलावा जो 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, यानी कि ये 5 लोग मिलकर आपस में परामर्श करके फिर मुख्य न्यायाधीश सिफारिश उस नाम की देते हैं जो नाम फाइनल हुआ है। तो जो नाम फाइनल हुआ है वो वरिष्ठता के आधार पर दिया जाता है। तो वरिष्ठता का मतलब ये नहीं होता कि कोई आयु में सबसे बड़ा है, यानी कि जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ऐसा नहीं है। जिसकी ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग के बाद जिसका कार्यकाल या एक्सपीरियंस ज्यादा रहा है वो वरिष्ठ है। तो इस आधार पर नाम तय हो जाता है। तो इसका उल्लंघन पहले हुआ है, 3 बार हो चुका है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 2 बार हुआ और 1 बार उनके पहले हुआ। 3 बार इतिहास में हुआ, लेकिन अब नहीं हो सकता है क्योंकि जो सेकंड जज केस था, सेकंड जज केस में 90 के दशक में फैसला आ गया था कि यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया गया कि ये जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका की तरफ से जो नाम सुनिश्चित किया जाएगा वो नाम कहा जाएगा। यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम बताएंगे परामर्श के बाद वही नाम आगे जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के अधिकार और कार्य की बात करें तो देखिए मुख्य न्यायाधीश कोई अलग बहुत विशेष दर्जे पे या विशेष शक्तियां उसको नहीं दी, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं लेकिन उसको बहुत विशेष अलग से नहीं माना गया है। उसको कहा गया फर्स्ट एमंग इक्वल्स, यानी कि समान लोगों में प्रथम। तो अन्य न्यायाधीशों के साथ समान अधिकार, लेकिन नेतृत्व के मामले में वो आगे रहेंगे। अब नेतृत्व करना है मतलब उनके पास काम है। अब देखिए काम है मतलब कि संविधान पीठ बनती है, जजों की बेंच बनती है किसी बड़े मामले के लिए, तो कौन सी बेंच में कौन से न्यायाधीश होंगे ये बात तय की जाती है। फिर किस बेंच के सामने कौन सा मामला जाएगा ये सौंपने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा अलग अलग मामलों को लेकर के गठित करने से लेकर किसको किसको देना है। इसके अलावा जैसे कि अब परामर्श सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं राष्ट्रपति, तो उस पर भी अपनी बात कहनी है। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इनके पास अपने अधिकार हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर लें तो
दिल्ली के बाहर भी सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर बैठा सकते हैं। ये बहुत सारे इनके काम रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जिम्मेदारी वाला पद है और देश का एकमात्र पद है। एक पूरे देश में कोई एक ही होगा एक समय पे, महत्वपूर्ण हो जाता है। हटाना उतना आसान है नहीं, हटाना है बहुत मुश्किल। हटाना मुश्किल है इसी वजह से जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लगाई जाती है। महाभियोग नहीं बोल रहा हूं मैं, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया जाता है। ये बात स्पष्ट रखिएगा जो मेरे वर्ड है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करना इसके लिए जरूरी हो जाता है। लोकसभा में 100 सदस्यों के साथ ही यह प्रस्ताव आता है धरातल पर, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के माध्यम से धरातल पर यह प्रस्ताव संसद में पहुंचता है। और उसके बाद फिर संसदीय समिति यहाँ पे एक गठित होती है, वो जांच करती है। फिर उसके बाद विशेष बहुमत के साथ साथ वह जब तक पारित नहीं हो जाएगा तब तक हटाया जाना मुश्किल है। ठीक है, तो प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, आसान नहीं होता है। तो ये मुख्य जो बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं वो आपको जानना इसलिए भी जरूरी है जिससे सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी क्या किया है कि हाल ही में 14 सवाल पूछ लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल पूछे हैं, ये पूछने के पीछे की अभी हालिया वजह क्या है? देखिए हालिया वजह ये है कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ बिल पास किए थे। उन बिलों को वो चाहती थी कि गवर्नर हस्ताक्षर कर दें। तो राज्य विधानसभा में कोई बिल पास होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर कई सालों से बिल को रोके हुए थे, लंबे समय तक रोके हुए थे, जिसकी वजह से वो बिल कानून नहीं बन पा रहा था। और उनमें से कुछ बिल तो ऐसे थे जो उन्होंने राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिए थे और राष्ट्रपति भी उस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे थे। तो मामला लंबे समय तक लंबित था, कोई फैसला नहीं आ रहा था और बिल कानून नहीं बन रहा था। तो तमिलनाडु की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के खिलाफ चली गई तो गवर्नर बनाम तमिलनाडु सरकार हो गया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग किया, पूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए फैसला सुनाया और कहा कि देखिए ऐसा है कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति, उनके पास इस मामले में पूर्ण वीटो है नहीं, ऐसा कुछ। तो एक तय समय सीमा निर्धारित कर दी कि ऐसा है कि जो राज्यपाल है राज्य के, जब कोई बिल पास होकर उनके पास विधानसभा से आता है पारित होके, तो हस्ताक्षर या सहमति देने के लिए 30 दिन का समय रहेगा आर्टिकल 200 के तहत। 30 दिन के अंदर वो सहमति देंगे या नहीं देंगे या राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, जो भी होगा वो 30 दिन के अंदर उन्हें करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के लिए भी बता दिया कि देखिए ऐसा है कि आपने 90 दिन के अंदर इस पर फैसला ले लेना है। राष्ट्रपति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी। तो मामला जब यहां तक आ गया कि आर्टिकल 142 के तहत राष्ट्रपति तक को एक समय सीमा दे दी गई, निर्देश दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर कई अलग अलग जगहों पर उपराष्ट्रपति और कई अलग अलग लोगों ने सवाल उठाए कि आर्टिकल 142 का प्रयोग एक सीमा से ज्यादा आगे जाके तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। फिर इसी बातों का आज ये निष्कर्ष सामने आता है कि राष्ट्रपति खुद सवाल पूछ के कुछ मामलों में क्लियरिटी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिसने इस मामले को यहां तक पहुंचाया था। तो उसी वजह से 14 सवाल लेकर आए हैं। सवाल इन्हीं मामलों के इर्द गिर्द है जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के और संविधान के कुछ मामलों में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के स्पष्टता मांगी गई है। अब यहाँ पे देखिए 14 सवाल जो भेजे हैं ऐसे नहीं भेज लिए हैं, एक आधार था, एक शक्ति थी राष्ट्रपति की आर्टिकल 143(1) के तहत। आर्टिकल 143(1) के तहत यह है कोई कानून के मामले में, उसकी व्याख्या के मामले में कोई प्रश्न उठता है और उसको स्पष्ट करना जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में राय ले सकते हैं। तो इसी आधार पर सवाल पूछा गया, जवाब मांगा गया है। तो अब ये जो पूरा का पूरा मामला है आर्टिकल 200, 201, 361, 142, 143(1), 145, 131, इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो इनसे रिलेट करता है। यानी कि इन सब आर्टिकल को हमें समझना पड़ेगा, इन सवालों में ये सब है चर्चा में, डिस्कशन में। तो अब 143 तो पता चल गया है कि जहां विधि या तथ्य का कोई प्रश्न हो और सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ हो तो वहां पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर सकते हैं 143(1) के तहत। ठीक है, अब बात आती है कि विवाद के पीछे की वजह क्या थी। मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में जो विवाद हुआ था और ये कहा गया था कि आपकी हम समय सीमा आर्टिकल 142 के तहत जो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए एक अपनी विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद कहा कि ऐसा है कि राज्यपाल 30 दिन या राष्ट्रपति 90 दिन, इतना समय मिलेगा। अगर आप इतने समय में नहीं करते हैं
तो राष्ट्रपति के लिए तो कह दिया कि तो आपको उचित कारण बताना पड़ेगा, आप 90 दिनों में फैसला क्यों नहीं ले पाए, और इतने समय के बाद भी अगर आप नहीं ले पाते हैं तो फिर वो डीम्ड एसेंट हो जाएगा, यानी कि उस बिल को मंजूरी मान ली जाएगी कि हो गई, यानी कि बिना हस्ताक्षर के वो कानून बन सकता है या बन जाएगा। चलिए, तो 8-14 सवाल जो है उसमें से पहला सवाल क्या है, जब कोई बिल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने क्या क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। तो इसमें स्पष्टता पता है कि आर्टिकल 200 में ये बात दी गई है कि कोई बिल आता है गवर्नर के पास में तो गवर्नर के पास 3 चीजें, या तो बिल पारित करेगा, नहीं करेगा, मना कर देगा, या फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा, लेकिन रोक के नहीं रख सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी कितने दिन का समय है, तो उस पर और स्पष्टता चाहता है, राष्ट्रपति चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या गवर्नर को बिल पर सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। आमतौर पर ये दिखाई देता है कि मंत्रिमंडल के कहने के आधार पर बहुत जगह ये माना जाता है कि राज्य सरकारें चलती हैं या तो केंद्र के कहने पर, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि गवर्नर अपने संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है और उस आधार पर अगर उसे लगता है इस बिल पर उसे फैसला लेना चाहिए तो क्या उस पर मंत्रिमंडल की बात मानने का कोई ऐसा है प्रेशर है या नहीं है, वो स्पष्ट कर दीजिए, मतलब अनिवार्य है या नहीं। फिर क्या गवर्नर द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किया गया संवैधानिक विवेकाधिकार न्यायालय की समीक्षा के अधीन है। मान लीजिए कि आर्टिकल 200 के तहत जो भी फैसला लेता है गवर्नर और उसके फैसले को क्या न्यायालय है उसकी समीक्षा करेगा या नहीं करेगा, स्पष्ट कर दीजिए। ये आगे के लिए भविष्य के लिए अपने आप की स्थिति और गवर्नर की स्थिति राष्ट्रपति जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या अनुच्छेद 361 गवर्नर के अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 361 जो है वो ये कहता है कि जो गवर्नर है या राष्ट्रपति की बात अगर हम कर लें तो अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए वो जो काम करते हैं उसके लिए उन पर दीवानी या आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकते। तो अब जब वो अपने पद पर हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी पूछा जा रहा है क्या न्यायिक समीक्षा से भी प्रतिबंध उस पर रहता है या नहीं रहता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर उसके बाद संविधान में समय सीमा न होने पर क्या न्यायालय आदेशों से गवर्नर की शक्तियों का उपयोग के लिए टाइमलाइन और प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है, जैसा भी किया है 30 दिन की कर दिया है, तो क्या ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये स्पष्टता चाहता है, राष्ट्रपति चाहते हैं। फिर 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया संवैधानिक विवेकाधिकार न्यायालय की समीक्षा के अधीन है, ये बात भी जानना है। यानी कि राष्ट्रपति जो निर्णय लेते हैं आर्टिकल 201 के तहत क्या उसमें भी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका ने कहा है हाल ही के फैसले में कि कर सकती है, तो उसकी स्पष्टता चाहते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के निर्णय के लिए संवैधानिक रूप से कोई समय सीमा नहीं होने पर क्या एक टाइमलाइन या समय सीमा दी जा सकती है, जैसे अभी 90 दिन का दे दिया गया है, क्या ऐसा दिया जा सकता है, आगे और किसी परिस्थिति में भी दिया जा सकता है, इस बात को समझने के लिए राष्ट्रपति ने सवाल किया है। फिर क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए जब गवर्नर बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजता है। चूंकि तमिलनाडु बनाम जो गवर्नर मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई संवैधानिक या विधि से संबंधित प्रश्न जब आता है, व्याख्या से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे स्पष्टता की आवश्यकता है, तो वहां पे आप हमसे पूछ लीजिए, परामर्श ले लीजिए। तो वही पूछना चाहता क्या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्या कोई बाध्यता है या क्या है, आप स्पष्ट कर दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसके अलावा क्या गवर्नर और राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा बिल के कानून बनने से पहले की जा सकती है, जैसे कोई बिल है अभी प्रोसेस में ही, प्रक्रिया चल रही है, कानून बना नहीं है, क्या उसके पहले ही न्यायपालिका उसमें उस मामले में बीच में आके बोले कि हम इसकी समीक्षा कर देंगे, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बता दीजिए। तो यहाँ पे कुल मिला के देखिए जो सारी बातें हो रही ना वो इसलिए हो रही क्योंकि पता चल सके, सेपरेशन ऑफ पावर को स्पष्ट किया जा सके, जो शक्तियों का पृथक्करण है वो स्पष्ट किया जा सके, वो क्लियर लिखित में प्राप्त किया जा सके कि देखिए किसकी सीमा कहां तक है, आप स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। चलिए, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या गवर्नर के आदेशों को बदल सकता है, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 में ये भी बात समझ में आती है कि किसी मामले में पूर्ण न्याय देने के लिए अगर कोई विधि ऐसी है जो उसमें अड़चन पैदा कर रही है तो उसको भी साइड किया जा सकता है। तो क्या है वो स्पष्ट कर दीजिए। फिर राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून बिना गवर्नर की मंजूरी के लागू होता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु वाले मामले में हुआ है कि गवर्नर के साइन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो जो 10 बिल थे जो पेंडिंग थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतने समय से पेंडिंग है, अब इसको पारित मान लो, कानून मान लो, तो वो फिर कानून बन गए, सुप्रीम तमिलनाडु सरकार ने उन्हें कानून बना दिया। तो क्या आगे ऐसी स्थिति बन सकती है, वो स्पष्टता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक सवाल पर फैसला करते समय 5 न्यायाधीशों का बेंच बनाना अनिवार्य है। देखिए आर्टिकल 145(3) जो कहती है जब संविधान से जुड़ा हुआ, सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ, संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई मामला है तो उस पे
उस व्याख्या के लिए एक संविधान पीठ का गठन होगा, इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। तो ये बात वो और स्पष्ट करना चाहते हैं राष्ट्रपति कि आप बता दीजिए है ऐसा या नहीं है। फिर उसके बाद क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियां केवल प्रक्रिया तक सीमित है या मौजूदा कानून के खिलाफ भी आदेश दे सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना है, संविधान में ही कोई प्रावधान है, आप कंप्लीट जस्टिस दे रहे हैं और वो संविधान में जो प्रावधान है वो उसके विपरीत जा रहा है आपका जो निर्णय है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप स्पष्ट कर दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप संविधान से भी आगे निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो स्पष्टता लेना चाहते हैं न्यायपालिका से कि आप अपनी सीमा थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। क्या संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के विवादों को केवल अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है? देखिए ये सवाल जो है ना, ये थोड़ी घुमा फिरा के पूछा है। तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर मामले में मामला तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेके गई आर्टिकल 131 के तहत। 131 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि जब दो राज्यों के बीच में विवाद होगा या राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होगा तो ऐसे विवादों को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुन लेगा और जल्दी से जल्दी उसको निपटाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला केंद्र और राज्य के बीच का नहीं था, ऐसा कहा गया कि गवर्नर और राज्य के बीच का था। तो आर्टिकल 32 के माध्यम से ये मामला आगे जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये बातें सवाल खड़ा करती, तो और इन्हीं बातों को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सारे सवालों पे जवाब दे चाहे ना दे, उसके ऊपर है, बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात स्पष्ट है कि अगर जवाब देना है तो प्रोसेस क्या है, 145(3) के माध्यम से संविधान से जुड़ा हुआ जो मसला होता है उसके लिए, क्योंकि मसला संविधान से जुड़ा है, उसकी व्याख्या से जुड़ा है, जो सवाल आए हैं, तो यहाँ पे संविधान पीठ का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट, 5 या उससे ज्यादा, और फिर उसके बाद पीठ के माध्यम से जवाब देगा। तो अब कुछ सवाल हैं आपके लिए, इन सवाल का जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या है? पहला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 1 है, आप कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा। जैसे सवाल नंबर 1 का जवाब ये है, फिर 2 का जवाब ये है, ऐसा करके कमेंट करिएगा। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा क्या कहलाती है? ए नियुक्ति नियम, बी वरिष्ठता सिद्धांत, सी महाभियोग प्रक्रिया और डी संवैधानिक अधिकार। कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? ए ब्लैक स्पॉट सुधार और ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, बी सड़क बंद करना, सी केवल मोटर वाहनों की संख्या घटाना और डी सड़कें निजी हाथों में देना। सरकार ने क्या कदम उठाया है? कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 2 है। एक सवाल नंबर 3 है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 ये है कि पूर्ण न्याय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद प्रावधान करता है पूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 143(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143(3) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 131। तो ये ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पूर्ण जस्टिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है जो अनुच्छेद है संविधान का? तो सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। और अंत में एक जानकारी भी ध्यान रखिएगा कि जो आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार, तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए दृष्टि IAS के साथ यह काम आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नींव को दृष्टि IAS करेगा मजबूत फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से। ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स दृष्टि लर्निंग ऐप में अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारे जो एक्सपर्ट हैं टीचर, उनके माध्यम से। और आप जो भी क्लासेस फाउंडेशन कोर्स की देखेंगे 3 साल तक असीमित बार देख सकते हैं, कोई भी क्लास फाउंडेशन कोर्स में जो आपको मिलेगी। अब खास बात क्या है? खास बात है कि आपको टेस्ट भी मिलेंगे। आप टेस्ट देके पढ़ाई के साथ साथ जान पाएंगे कि हाँ मैं कहाँ पे मेरे सब्जेक्ट कमजोर हैं, कहाँ मजबूत हैं, उस हिसाब से आप रिवीजन करेंगे। AI फीचर भी रहेगा क्लासेस में। जब आप कोई क्लास लेंगे तो उसके बाद AI
फीचर एक ऐसा रहेगा जो आपको पूरी क्लास की समरी बता देगा कि आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण बात थी। तो आप आसानी से क्लास के बाद में चीज़ों को के निष्कर्ष के रूप में वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि आप जो क्लास में पढ़े हैं उसमें कितना कुछ आपको समझ में आया है, तो उसके लिए एआई क्विज भी, एआई आपके लिए क्विज जनरेट कर देगा, यानी कि सवाल जनरेट कर देगा जिसके आप जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में उस टॉपिक से जो आपकी क्लास में पढ़ाया गया है कोई डाउट है तो आप एआई से सवाल भी पूछ सकते हैं, वो आपको उसका जवाब भी दे देगा। तो ये सारे फीचर आपको मिलेंगे इस दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद आईएएस जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में। तो जो भी विद्यार्थी 2026 का या 27 का या आने वाले यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट समय है, आप वो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।